हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आप जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की हम बात करें, वो लघुतम शब्दांश। देखिए, परिभाषा की बात नहीं करते हैं, सिंपल। लघुतम का मतलब होता है छोटे से छोटा। शब्दांश का मतलब होता है पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द का अंश है, जिसका अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई महत्व नहीं है। वो लघुतम शब्दांश जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जोड़े जाते हैं और शब्द में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। इसी प्रकार वो लघुतम शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और अंत में जुड़ने के बाद जो नवीन शब्द बनता है, उसके पुराने शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर कर नया अर्थ देते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा एकदम एक जैसी है, सेम है। अंतर क्या है? उपसर्ग शुरुआत में जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। दोनों ही शब्दांश होते हैं, दोनों ही लघुतम शब्दांश यानी छोटे हिस्से होते हैं। उपसर्ग शुरुआत में जोड़े जाते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये दोनों के ही लिए है, उपसर्ग के लिए भी और प्रत्यय के लिए भी। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की। आपके जो बुक में दिए हैं वो उपसर्ग दिए हैं 4 प्रकार के। संस्कृत के अव्यय, हिंदी के और उर्दू के। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, उपसर्ग सेम हो सकता है। जैसे अ उपसर्ग है, अ का अर्थ होता है नहीं, अभाव। जैसे हम अज्ञान शब्द को लें, ज्ञान का मतलब होता है बहुत सारा ज्ञान, बुद्धि, किसी की जानकारी, और अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से दूरी, ज्ञान का ना होना, ज्ञान का अभाव। अधर्म, अचल, जितने भी शब्द अ जोड़कर बनेंगे उन सभी का मतलब यही होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग की, तो ये अ शब्द है। इसी प्रकार अन भी है, इसका भी मतलब नहीं और अभाव होता है। अनाचार, अनादि, आदि में अन जुड़ा। आदि का मतलब है शुरुआत और अनादि का मतलब है जो शुरुआत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द आपके बन रहे हैं वो सारे के सारे संस्कृत के हैं। आदि शब्द संस्कृत का है, शुरुआत शब्द हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ पर अनादि जो बना है अन उपसर्ग है, लेकिन अन उपसर्ग संस्कृत में भी आता है और आप आगे देखेंगे हिंदी में भी आता है। ये देखिए, ये रहा हिंदी के उपसर्ग अ और अन। अभाव और निषेध, अछूत, अचूक, अनपढ़, पढ़, पढ़ना, पढ़ धातु है जिसका है मतलब होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, अनपढ़ का मतलब है जो पढ़ा लिखा ना हो। अनमोल, मोल का मतलब होता है कीमत, अनमोल का मतलब होता है जिसकी कीमत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं बाद वाले, ये हैं हिंदी के। हिंदी के शब्दों के साथ जब उपसर्ग बन के हिंदी का ही शब्द बनाएगा तो वो हिंदी का उपसर्ग हो गया। जो संस्कृत के शब्द बनाएगा वो संस्कृत का उपसर्ग हो गया, एक ही होने के बाद भी। अव्यय कहते हैं वो शब्द जिनमें लिंग, काल, वचन, कारक किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मतलब इन सबके इनके सामने लिखे हैं कि इनके मतलब क्या क्या होते हैं। बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है, आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं। उर्दू के उपसर्ग होते हैं जिनसे वो शुरुआत में लगने वाले वो शब्द जिनसे उर्दू के शब्द बनते हैं, और इसमें कहने को तो अंग्रेजी के भी होते हैं। ठीक है, आप देखिए डिप्टी, कलेक्टर, दोनों ही शब्द कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी का है डिप्टी भी और कलेक्टर भी। डिप्टी शब्द कलेक्टर के साथ जुड़ा, डिप्टी कलेक्टर शब्द बना, वो भी अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर नहीं बताया गया है लेकिन होते हैं। तो इसी तरह ये जितने भी शब्द हैं जिनको हम शब्दांश कह रहे हैं उपसर्ग में लगने वाले, ये सारे के सारे जो हैं इनसे बनने वाले जो शब्द हैं ये सारे उर्दू के हैं, इसलिए ये उर्दू के उपसर्ग कहलाए। इसके बाद आपकी बारी आती है प्रत्यय की। अभी मैंने प्रत्यय के बारे में बताया कि वो लघुतम शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? कृत और तद्धित। कृत होते हैं मूल धातु। आप परिभाषा लिखते हैं, अगर आप मूल धातु छोड़ देते हैं तो कृत की परिभाषा गलत हो जाती है, क्योंकि कृत प्रत्यय वही होते हैं जो मूल धातु के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और इनको कृदंत कहते हैं। तद्धित कौन से होते हैं?
जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इन शब्दों के अंत में लगकर शब्द की रचना करते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। इसमें है कुछ नहीं, एक कृदंत कहलाते हैं और एक तद्धित कहलाते हैं। जैसे भूल शब्द है, मूल धातु है, आपने संस्कृत में भी पढ़े होंगे, खा, पी, ले, दे, चल, अड़, ये सारे मूल धातु हैं। इसके पीछे हमने शब्द लगा दिया, जैसे खा के पीछे लगा दिया आओ तो खाओ हो गया, टिक के पीछे लगा दिया आओ टिकाऊ हो गया, खा के साथ हमने ना भी जोड़ा तो वो खाना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये खा के साथ हमने ना प्रत्यय जोड़ा, खाना हो गया, गा के साथ ना प्रत्यय जोड़ा, गाना हो गया। इसी प्रकार आपने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। मूल धातु जो शब्द होते हैं वो सारे कृदंत कहलाते हैं। संज्ञा के शब्द के बारे में बात करें, विशेषण भी होते हैं इसमें। भला, भला कैसा शब्द है? किसी के बारे में भला, भलाई जो बना है वो एक संज्ञा शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी है। और भला है एक विशेषण शब्द। खेत कैसा शब्द है? खेत एक संज्ञा शब्द है। और खेती कैसा शब्द है? ये भी संज्ञा शब्द है। खेत कैसा है? जमीन है आपकी। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा भी एक संज्ञा शब्द है। और बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक संज्ञा। आपने जब संज्ञा पढ़ी थी तो आपने देखा था कि विशेषण से और संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, इनसे अनेक प्रकार के भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए, माम शब्द नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, मामा होता है। और मामा में एरा जुड़ा ममेरा। ये शब्दों में कुछ परिवर्तन आता है कृत्य जोड़ने से। जैसे इक प्रत्यय है, एक प्रत्यय जहां भी जुड़ता है वो अपने पहले वाले शब्द में भी परिवर्तन करता है, उसे दीर्घ बना देता है। जैसे धर्म शब्द के साथ अगर हम इक प्रत्यय जोड़ें तो प्रत्यय तो यहां जुड़ेगा, शब्द क्या बनेगा? धार्मिक होना चाहिए। इक लगाया ना हमने ये लास्ट में, लेकिन क्योंकि हमने बताया है कि पहले वाले को ये दीर्घ कर देता है तो ये हो जाता है धार्मिक। इसी प्रकार लोक शब्द है, इक प्रत्यय जोड़ा, इसको इसने दीर्घ कर दिया तो यहां पर बना लौकिक। ठीक है, इसी तरह से आपको औरों का देखना है। जितने भी शब्द होते हैं प्रत्यय के, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जुड़ते हैं तद्धितांत कहलाते हैं। जो मूल धातु में जुड़ते हैं कृदंत कहलाते हैं। बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होता है मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।